नॉलेज के बारे में ये इस तरह की बातें हमेशा की गई हैं कि हर इंसान अपने कल्चर, अपने ख़यालात, अपनी मर्ज़ी या इस तरह कह लेते हैं कि अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बात करता है या करती है, और कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। 1945 से पहले कम से कम साइंस इस तरह के इल्ज़ामात से बची हुई थी ज़्यादातर। और ये सब उसकी वजह ये थी कि समझा ये जाता कि साइंस का एक बड़ा वाजे की बड़ी वाज़ेह दलील है और बड़ा वाज़ेह स्ट्रक्चर है। साइंस में एक थ्योरी होती है और एक ऑब्जर्वेशन होती है और उनका एक रिलेशनशिप है जो कि सब मानते हैं। तो इस वजह से साइंस में स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन एक तहरीक फ़िलासफ़ी में एक मूवमेंट है जिसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज़म। अभी तक इससे पहले साइंस बची हुई थी। जब साइंस भी इस अटैक में आ गई कि साइंस के भी कोई स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, तो फिर ये जो बातें हैं ना, ये पोस्ट मॉडर्निज्म की शक्ल में सारे स्टैंडर्ड्स के इनकार की शक्ल में सामने आ गई। तो साइंस में ये बात इस तरीके से कि जैसा मैंने कहा ना, मॉडर्न स्टैंडर्ड तो ये था ना कि एक थ्योरी है और एक ऑब्जर्वेशन है और उनका एक रिलेशनशिप है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म 20वीं सदी के मिड से बाद में कहा गया कि जी अगर थ्योरी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए चेक होगी, यानी थ्योरी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट है, तो ऑब्जर्वेशन भी तो थ्योरी पर डिपेंडेंट है। तो हर कोई हर एक पर डिपेंडेंट है, तो अगर गलती कोई एक करे तो कोई दूसरा पकड़ ही नहीं सकता। तो यूँ कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। अब उसके लिए इसके बहुत सारे तरीके क्या है कि उनमें से एक तरीका यह है कि अंडर डिटर्मिनेशन ऑफ थ्योरी बाय डाटा, यानी जो आपका जो डाटा है, ये ऑब्जर्वेशन है, जो ये एविडेंस है, वो कोई पिन पॉइंट नहीं करती थ्योरी को। आप जिसका एक्सट्रीम मतलब ये कैसे कहा जा सकता है कि जो मर्जी थ्योरी आप बना रहे हैं। और उस वजह अगर थ्योरी को अभी तक ये था ना कि थ्योरी को ऑब्जर्वेशन में चेक करना है, तो कह जी ऑब्जर्वेशन को भी तो थ्योरी ने चेक करना है, या इस तरीके से कि ऑब्जर्वेशन करने वाले ने भी कोई थ्योरी सपोज की होती है, तो जिसको ऑब्जर्वेशन ने पहले ही सपोज कर लिया है उसको ऑब्जर्वेशन क्या चेक करेगी। और ये बात बढ़ाते बढ़ाते डूहिम क्विन क्विन अमेरिकन फिलोसोफर ने, डूम फ्रेंच हैं, ठीक है। इन्होंने ये दोनों के मिलकर ये एक मूवमेंट जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म में बड़ी अहम है, वो ये बन गई है कि कभी भी कोई चेकिंग मुमकिन ही नहीं है। अगर आप कोई गलत बात भी करें तो उसको चेक करके रिजेक्ट किया ही नहीं जा सकता। अगर रिजेक्ट करने की कोई भी कोशिश हो तो इन डूहम और क्विन का चैलेंज आ गया कि हम हमेशा चेकिंग की हर कोशिश को नाकाम बना सकते हैं। इसका मतलब है किसी किस्म के स्टैंडर्ड पर हम अमल, मतलब हम तो नहीं हम करेंगे, हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि किसी स्टैंडर्ड पर कोई अमल नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये जो हमारा जो लेक्चर है, इसमें इस तरह की बातों की हमायत नहीं करनी, इस तरह की बातों के जवाब देने हैं, क्योंकि ये साइंस का के बारे में कोर्स है। और अगर हम ये मान लें कि साइंस का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि फिर पूरा कोर्स हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो इससे ये जितनी बातें हैं इनका जवाब देना ज़रूरी है। और ये जो है ना, इनके जवाब में जो पहली बात तो यह है कि जो डाटा या जो ऑब्जर्वेशन है वो थ्योरी को पिन पॉइंट नहीं करती। तो इसका जवाब उसमें यह है कि अगर आपके पास इस तरीके से दो तीन, चले थ्योरी एक पिन पॉइंट नहीं होती, दो तीन होती हैं, तो उनकी मदद से लेकर कोई बेस्ट थ्योरी तो बनाएं। और इस तरीके से दूसरी का भी एक जवाब है, दूसरी बात का भी जवाब है। तो इतराज़ात के जवाब जो है ना, वो इस लेक्चर का मकसद है। अब इनमें से पहले इतराज़ात गिनवाते हैं, ठीक है। अंडर डिटर्मिनेशन के नाम से इतराज़ ये है, अब ये स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया फिलॉसफी की वर्डिंग में, कि एविडेंस जो भी है, यानी ऑब्जर्वेशन जो जिस वक्त भी आपके पास है, जो आपके पास जो डाटा है, वो फिक्स नहीं करता कि आपको इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करें, आपका बिलीफ क्या होना चाहिए इसका एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसकी मिसाल के तौर पर एक कमरा है, इसकी दोनों दीवारों के ऊपर बिल्कुल एक जैसे असरात है, ये आपका डाटा है। और अगर आप मेजर करें तो ये प्रेशर इस दीवार पर और इस दीवार पर एयर प्रेशर बराबर है, और ये सब कुछ ये है, ये आपका डाटा है। और आपने इसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन, साइंस के क्लेम या एक्सप्लेनेशन की जा सकती है, लेकिन और कोई एक एक्सप्लेनेशन की जा सकती है, वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है।
लेकिन ये अंडर डिटर्मिनेशन का क्लेम किया कि नहीं, कोई नहीं, आप मतलब एक्सट्रीम में आप इस हद तक ना भी जाएं कि जो मर्जी बना लें, लेकिन कम से कम ये कि कोई एक ज़रूरी नहीं, एक से ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर इस केस में आप ये भी कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स की ज़ुबान में कि क्योंकि टेम्परेचर दोनों तरफ बराबर है तो इसलिए प्रेशर जो है ना वो बराबर है। लेकिन उसी डाटा को आप दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस तरीके से इसके दरमियान जो हवा के जो मॉलिक्यूल हैं वो जो मूव कर रहे हैं, तो जितने राइट को मूव कर रहे हैं उतने ही लेफ्ट को मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से जो नेट प्रेशर बराबर है। तो ये अब दो मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन ने कोई आपको पिन पॉइंट तो नहीं किया कि किस तरीके से करें, और कहने को बढ़ाने की बात बढ़ाई जाए तो ये कहा जा सकती है कि आपकी मर्जी थी कि जो मर्जी आप जिस मर्जी तरीके से इसको ऑब्जर्वेशन कर लें। अच्छा, इसका जवाब ये है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जो एंट्री है अंडर डिटर्मिनेशन इसके आर्टिकल में, कि जब आपको पता चले कि एक से ज़्यादा है एक्सप्लेनेशन जो कि एक ही डाटा को सपोर्ट कर रही हैं, एक ही एविडेंस को, तो उनमें से ये देखिए उनमें से कॉमन क्या है, क्या वजह है कि वो दोनों कामयाब है। अगर आप इस तरीके से, अगर आप ईमानदारी के साथ या जो भी, अगर आपका टारगेट ये है कि मसला हल करना है तो हल किया जा सकता है। अगर आपका टारगेट ये है कि नहीं हल करने को नाकाम बनाना है तो आप नाकाम बना लें, चलें ठीक है। लेकिन अगर आपको हल करना चाहें मसले को तो हल करने की कोशिश की जा सकती है कि जो कुछ है इस मिसाल के तौर पर, अगर ये हल करने की कोशिश ये है कि मिसाल के तौर पर आपने अभी ये जो दो थर्मोडायनेमिक्स और एक टेम्परेचर और मॉलिक्यूल की लैंग्वेज में बज़ाहिर दो मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन देखी, लेकिन उनके दरमियान कॉमन है या बार उनके बारे में बात ये की जा सकती है कि इनमें से एक यानी जो ज़्यादा डिटेल में है मॉलिक्यूलर, उसको अज्यूम करें तो उससे जो दूसरी है यानी प्रेशर टेम्परेचर उसको आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये दोनों इस तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये रिलेटेड हैं। तो अगर मसला हल करना हो तो कुछ कोशिशें की जा सकती हैं इस तरीके की। अच्छा, लेकिन मैं इसको एक दूसरे अंदाज में एतराज़ बाकी रहा। एक दूसरा अंदाज ये है कि अभी तक भी होता है ना कि ऑब्जर्वेशन चेक करेगी, तो उसको एक पुरानी ये बातें, वैसे ये भी बहुत से, ये तो इस दौर में तो ये शक्लें हैं साइंस के बारे में, लेकिन ये बातें तो काफ़ी देर से 1000 साल या उससे ज़्यादा मुख्तलिफ शक्लों में कही जाती रही हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है उसको हर कोई अपनी मर्जी से उसे मतलब निकाल सकता है या मतलब निकाल सकती है। अब इसको बात के लिए मिसाल के तौर पर ये किताब है गोल्डन एज ऑफ फिलॉसफी 1945 to 2000, ये पीरियड है जिसमें पोस्ट मॉडर्निज्म पैदा हुआ 1945-2000, और उसमें वो जो क्वीन है जिनका मैंने डूहम क्वीन जिसका आउटलाइन में जिक्र किया, एक वो बड़ी फिगर है और एक थॉमस कून, कि जिनको कुछ लोग ये समझते हैं कि ये पॉपर से भी बड़े या कंपेरेबल फिलासफर्स ऑफ साइंस हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने इतराज़ात किए हैं। बहरहाल जो इतराज़ ज़्यादा मशहूर है कून का, और कून ने मिसाल के तौर पर साइंस की रैशनैलिटी पर या साइंस के स्टैंडर्ड पर एतराज़ करते हुए मिसाल के तौर पर यह कहा है कि आज से 500 साल करीब पहले या 400 साल पहले आप कह लें, टाइको ब्राहे और केपलर, टाइको ब्राहे के जो कि कोपरनिकस को बार ना मानने वाले थे, ये पीरियड मुझे आगे पीछे ही है। इन्होंने कहा था कि कोपरनिकस ना मानने का क्या मतलब है कि ज़मीन के गिर्द सूरज घूमता है, ठीक है। और केपलर है, आप ये देखिए कुछ देर बाद के कोपरनिकस के बाद गैलीलियो के भी बाद के जी सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। अब इन दोनों ने ये देखा कि सूरज निकलता है, लेकिन टाइको ब्राहे ने जो कि कोपरनिकस से पहले के थे या मुखालिफ थे या क्या, वो ये थे कि जी सूरज घूम रहा है, ये सर ये सूरज ऊपर निकलेगा ना तो सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। जबकि इसी को केपलर ने ये कहा है कि ज़मीन, सूरज जो है ना उसके गिर्द ज़मीन घूम रही है, तो ये जो ज़मीन है ना क्योंकि वो घूमती है तो इस वजह से ये जो है ना ये जो कुछ हो रहा है। तो इसको कून ने, ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म के एक दूसरे फिगर है थॉमस कून, जिनकी किताब है ऑन स्ट्रक्चर ऑफ रिवोल्यूशन इन साइंस, बड़ी इन्फ्लुएंशियल, बड़ी मशहूर किताब है, ठीक है। उस किताब में ये कह दिया कि जी ऑब्जर्वेशन जो होती है ना वो भी हर एक की अपनी, जो समझिए हर एक की अपनी 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 ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है।
अब इसका जवाब ये है कि मुझे तो ज़ाहिर है कून और क्वीन और ये सारी चीज़ों के जवाब ही देने हैं ना, क्योंकि मुझे साइंस को डिफेंड करना है इन लोगों के मुकाबले में, ठीक है। तो वो मेरे जवाब जो है ना, वो खैर मेरा अपना नहीं है, वो ये किताब है गोल्डन एज ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस, जिसने ये सारा मसला बताया है, और इसी किताब में इस मसले का हल भी तजवीज़ किया गया है। और वो ये है कि ठीक है, कोई कहता ज़मीन सूर्य के कहता था, कोई कहता सूरज ज़मीन के गिर्द, लेकिन दोनों ये तो मानते हैं कि जो दिखाई देता है ये एक वक्त के साथ, जब सुबह सूरज निकलने का जो भी आपका सनराइज का टाइम होता है, उसके बाद ये जो चीज़ है जिसको आप सूरज कहें या ना कहें, लेकिन जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसका इस ग्रीनरी से डिस्टेंस तो बढ़ता है। तो जबकि जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ये तो दोनों के दम कॉमन है, ये तो हर की अपनी अपनी नहीं है, हर कोई मानेगा कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो जो जो आप देखते हैं ना उसको तो मानना, दोनों को मानना होता है। तो इंसानों में अगर फर्क है, हर एक की अपनी अपनी द्वारा जो भी आप कहें, लेकिन हर एक के दरमियान, तमाम इंसानों के दरमियान, चाहे कल्चर डिफरेंट हो, चाहे ख्यालात डिफरेंट हों, चाहे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो, जो कुछ हो, लेकिन जो देखते हैं वो सब देखते हैं। और इसको सबको जो इमीडिएटली ऑब्जर्व्ड है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, वो तो है। और अगर इसमें कोई आपको ख्याल में कोई है कि यहाँ भी लोग अपनी मर्जी चलाते हैं, तो आप इंस्ट्रूमेंट्स की, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की हालात, ये जो मीटर रीडिंग वगैरह, इनको इस्तेमाल करके जो बायस्ड हैं इंसानी आराम को ख़त्म कर सकते हैं। और आप कोशिश कर सकते हैं कि वो क्या कॉमन बातें हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कि जिनको स्टैंडर्ड बनाकर हम ये कहेंगे, जैसे हमने पहले कहा था कि उनकी कोई भी खिलाफवर्जी ना करें, ये भी एक लिमिटेशन हो जाएगी फिर ये। और ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक नहीं होगी, हर एक को, जिसका जो मर्जी कॉन्टेक्स्ट हो, आइडियालॉजी, कॉन्टेक्स्ट, नाम जितने मर्जी नाम लेते हैं, हर एक को ये बातें जब मानना पड़ेगी, तो फिर इंसानों के दरमियान कॉमन होने के का मुमकिन है। ये एक जवाब है, लेकिन इस जवाब से कोई ज़ाहिर सा लोग, ये बात, इतनी सी बातें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। और अब मैं दोबारा एतराज़ की तरफ जाता हूँ। एतराज़ एक और शक्ल में ये कहा गया कि ये देखें हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, आप ये देखें 2 लाइनें हैं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं शाफ्ट। ये अगर आप मैयर कर लें तो ये मोटा, ये जो ब्लैक और ये जो बारीक काली लकीरें, इन दोनों की लेंथ एक जैसी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है किसकी लेंथ ज़्यादा है? और ये कहा ये गया, ये मूलर लोअर लेयर की तरफ से, कि ये जो है ना, हर एक को ये लगेगा कि ये जो मोटी लाइन है इसकी लेंथ ज़्यादा है और ये बारीक लाइन इसकी लेंथ कम है। और इसका मतलब ये है कि आपकी जो आंखें हैं वो आपको धोखा देती हैं, ऑब्जर्वेशन धोखा देती हैं। और एक ज़्यादा ये तो एक स्पेशलाइज सी एक आम बात ही की जाती है कि मेरा जाकर आप किसी गर्म धूप में किसी सड़क के ऊपर जाएं तो आपकी आंखें आपको बताती हैं कि यहाँ पानी है, लेकिन असल रियलिटी ये है कि यहाँ पानी नहीं है। मैं एक धूप इससे जो है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इससे आपकी आंखों में पड़ रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है जिस तरह यहाँ शीशा है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। ये 2 मिसालें हैं, इसकी मिसालें 1000 साल से और बहुत सारी मिसालें दी गई हैं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा लगाऊँ। तो ये बहुत सारे हर कल्चर में, यूरोप में भी, एशिया में भी, हर जगह ये बातें कही गई हैं। और लोग ऑब्जर्वेशन की मुखालफत करने का और ये कहने का कि ऑब्जर्वेशन फिक्स नहीं करती, बल्कि हर एक को अपनी मर्जी है और हर कोई जो अपनी मर्जी करे, ये बातें लोगों को दायर, लोगों ने अपनी मर्जी करनी होती हैं, तो हमेशा लोगों को ये बातें पसंद आती हैं और ये बहुत दफ़ा की जाती हैं। अच्छा, इसका जवाब में ये है कि ये जो ठीक है ना, जो आप ये जो कुछ अब जिसमें फ़र्क आया इन दोनों में, वो आपने जो कुछ देखा उसको डिस्क्राइब किस तरीके से किया, आपको इम्प्रेशन, आपका इम्प्रेशन क्या था, आपने इसको किस तरह से समझा कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसे अल्फाज का नाम भी जब ना दें, जब आज आपको खुद जो पता है कि जो दिखाई दे रहा है वो आपके लिए तो ठीक है, आप उसका अल्टरनेटिव तो नहीं कह सकते, आप इसे मानने के मुझे ये दिखाई दे रहा है। अभी अल्फाज चाहे ना दें, दूसरे को ना बताएं, ठीक है, खुद तो आपको पता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको खुद पता है कि ठीक है, आपको इस तरह लग रहा है, आप इसे कहते हैं लग रहा है, ठीक है, लग रहा है। पहले आप इन चीज़ों को माने, फिर इसे समझने की कोशिश करें। जब समझने की कोशिश करेंगे तो खिलाफत हो भी जाएंगे, लेकिन तरतीब से काम करें। पहले जब आपको इब्तदाई तौर पर आपको पता था कि आपको क्या महसूस हुआ, क्या दिखाई दिया, उस स्टेज पर
कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आपको हर कोई अपने आप को माने, या भी किसी दूसरे को इख्तियार नहीं है कि मुझे कहे कि मुझे गलत लग रहा है, मुझे जो लग रहा है मुझे लग रहा है, उसको मैं समझूंगा किस तरीके से। अगर मैं दूसरों को किस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, क्या इंप्रेशन लूंगा या समझूंगा, यहाँ फ़र्क पड़ सकता है। तो बस ठीक है, जो है सो है, उसे इनकार मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन जो जो इख्तलाफ नहीं है उसको भी माने, और जो है उसकी वजह समझने की कोशिश करें कि क्यों है इख्तलाफ। तो मैं तो एक जो है ना एक चलती सी बात ना कर दें कि कुछ भी कॉमन नहीं है, बल्कि जो कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है उसको माने, ठीक है। तो पूरे मसले को समझे तो समझना चाहिए बात, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा मैं इतराज़ की तरफ जाता हूँ। साइंस पर जो इतराज़ है, साइंस के स्टैंडर्ड पर, वो ये है कि साइंस का स्टैंडर्ड अगर एविडेंस है, तो एविडेंस का भी तो स्टैंडर्ड एक थ्योरी है। जब एविडेंस होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, तो वो थ्योरी को चेक क्या करे, उसने तो खुद पहले एक थ्योरी को एज्यूम किया होता है, तो उसने चेक क्या करना है। अब इसकी एक मिसाल है, ये किताब है जो मैंने, थ्योरी एंड रियलिटी बाय गॉडफ्री स्मिथ, उसमें पेज 31-32 पर मिसाल ये दी गई है कि मिसाल के तौर पर आपने जिस बात को चेक करना है वो ये है कि हाई प्रेशर पर जो मौसम होता है वो स्टेबल हो जाता है, हाई प्रेशर पर, ठीक है। और आपने कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह की, एक रिपोर्ट ही साइंटिफिक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि नहीं, हाई प्रेशर पर जो मौसम है वो स्टेबल नहीं होता बल्कि अनस्टेबल होता है। इसका मतलब आप आमतौर पर तो ये नहीं, अगर स्टैंडर्ड्स हैं तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि जिस चीज़ के खिलाफ ऑब्जर्वेशन आ गई वो बात गलत है। लेकिन थॉम, ये जो अभी इसी में ही मैंने ना क्वीन डूम, उन लोगों ने ये कहा, वो जिसको मैंने भी आउटलाइन में जिक्र किया था ना कि पोस्ट मॉडर्निज्म में एक तो क्वीन डूम है और एक थॉमस कून है, ठीक है। उनमें से डूहम क्वीन ने ये कहा कि नहीं, इस मिसाल के तौर पर ये ऑब्जर्वेशन कैसे चेक कर सकती है। अगर ऑब्जर्वेशन ने कुछ कहा, ऑब्जर्वेशन से आपने एक नतीजा निकाला कि आपकी जो थ्योरी थी या मॉडल थी गलत थी, तो आपको नतीजा निकालने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने जिस बैरोमीटर प्रेशर को जिस तरीके से नापा वो आपका अपरेटस ख़राब था, या आपने वेदर के बारे में जिस तरीके से नोट किया मौसम के बारे में वो ख़राब था। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है ना, जिस चीज़ को आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, हो सकता है मसला उसके साथ ना हो, बल्कि जो आपने दूसरी चीज़ें अज्यूम की हुई हैं कि आपका बैरोमीटर ठीक है और अपने वेदर आप ठीक तरीके से मौसम को पहचानते हैं, आपकी हो सकता है गलती उसमें हो। जो असल बात इसको चेक करना चाह रहे हैं उसको तो कभी आप चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक इम्कान, दूसरा इम्कान, तीसरा इम्कान। और यहाँ डूम और क्वीन ने तो कहा कि हमारे पास इम्कानात की तो हमें कह दिया जाए तो हम एक इन्फिनिट ला, कभी ख़त्म ना होने वाली एतराज़ात की एक लिस्ट निकाल सकते हैं। तो दुनिया में कोई नतीजा निकाले, हम हर नतीजे को कम कम कोई मतलब कोई इनकार करे, कोई चेक करके कोई बात गलत है तो हम हर एक को का जवाब दे सकते हैं, और कभी चेकिंग वगैरह मुमकिन नहीं है। उसके बाद क्या होगा मेरा ख्याल पता नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया था। अच्छा, अब इसका जो जवाब है वो ये है कि, ये आखिरी बात का जवाब देकर फिर मैं ख़त्म करता हूँ, और वो ये है कि ये जो आखिरी डूहम क्वीन के है कि जी जो ऑब्जर्वेशन है वो थ्योरी पर डिपेंड करती है। इसकी ये जो शक्ल है आखिरी जो पिछली स्लाइड में थी, उसके बारे में एक तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की इसी एंट्री में, जिसका भी मैंने दूसरी स्लाइड में जिक्र किया, उसमें जवाब ये है कि ये जिन मिसालों पर डूम और क्वीन डिपेंड कर रहे हैं वो बहुत इक्का दुक्का मिसालें हैं, बहुत कम ऐसा हुआ, ज़्यादातर ऐसा नहीं हुआ, ज़्यादातर साइंस में ऐसे मसले नहीं थे। एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको खुद समझना चाहें तो फिर यह है कि अगर ये बात है, अगर डूम और क्वीन की ये बात है कि ऑब्जर्वेशन खुद एक थ्योरी से निकली होती है, उस पर थ्योरी पर डिपेंड करती है, या थ्योरी ने ही ऑब्जर्वेशन दी होती है और इस वजह से ऑब्जर्वेशन थ्योरी को चेक नहीं कर सकती, तो बात यह है कि ये असल जो है ना, असल डिटेल में जाएंगे तो ऐसी ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि जो थ्योरी कह रहे हैं असल में वो अगर एक ही थ्योरी है तो फिर तो ये बात ठीक है, लेकिन यही तो गलती है इनकी कि जो है ना थ्योरी डूम और क्वीन की, कि थ्योरी एक नहीं है, इसमें फ़र्क नहीं करते वो बताएं। वो ये है कि एक थ्योरी है जिसको एज्यूम किया गया, वो थ्योरी है, वो एक थ्योरी है, लेकिन जिसे चेक किया गया, जिसे चेक करते हैं वो आमतौर पर दूसरी थ्योरी होती है। तो जो ऑब्जर्वेशन जिस थ्योरी को एज्यूम करती है उसको चेक नहीं कर सकती है। अगर इसमें गलती है तो ऑब्जर्वेशन इसके मुताबिक होगी, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो किसी और थ्योरी को चेक कर रही है। अगर इसमें भी गलती है तो ऑब्जर्वेशन और थ्योरी इन्होंने मिलकर उस गलती को पॉइंट आउट कर ही देना है।
अब ये बात जो है ना, इसको ये दो किताबें हैं जिनका मैं अभी तक जिक्र कर रहा हूँ, उसमें उनमें से लोजी वो जो है ना, जो किताब है जिसका टाइटल मैं 1945 टू 2000 पीरियड, उसमें जिसका मैंने ये 7 नंबर स्लाइड है, पहले 4 नंबर स्लाइड में जिक्र किया। लोजी में इस बात को, ये जो बात मैंने कही है ना थ्योरी 1 थ्योरी 2 को, लोजी ने इस तरीके से कहा हुआ है कि स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड आर एक्सेप्टेड नॉट इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल थ्योरेटिकल कंसिडरेशन, कि ठीक है मान लिया कि जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें कुछ थ्योरेटिकल कंसिडरेशन होती हैं, लेकिन यानी ऑब्जर्वेशन उनसे इंडिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है ना वो जिस थ्योरी को टेस्ट करना होता है उससे इंडिपेंडेंट होती है। अगर वो डिपेंडेंट होती है किसी और थ्योरी पर होती है। ये मैंने जो लैंग्वेज बनाई, जिस थ्योरी को अपने टेस्ट करना है, इसको मैंने रेड में लाल रंग में दिखाया है, इस थ्योरी पर डिपेंड नहीं करती ऑब्जर्वेशन, इस थ्योरी की इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंडेंट होती है तो वो किसी और पर होती है, ठीक है। यानी बैरोमीटर के बारे में आपकी जो थ्योरी है उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन आपने जो चेक करना है वो तो कुछ और चेक करना है। अच्छा, वहाँ पिछली मिसाल में तो शायद बैरोमीटर वाली मिसाल में तो शायद बात वादे ना हो, लेकिन मिसाल के तौर पर चार्ल्मर्स में ये जो किताब है व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस, इसका पहले भी शायद मैंने जिक्र किया होगा, इसके पेज 36 में इसी बात को इस तरीके से कहा गया है। और ये मिसाल मेरा ख्याल है ये वेदर वाली मिसाल से ज़्यादा क्लियर है, लेकिन इसको पूरा दिखाने का तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं उसमें से कुछ देता हूँ, जो आप बाकी डिटेल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये किताब का मैंने रेफरेंस दे दिया है। इसके ये बात चार्ल्मर्स ने जिस अंदाज से की है कि अगर, और ये बात मेरा ख्याल है ये ज़्यादा क्लियर है, वो जो वेदर वाली मिसाल में तो फिर भी शायद ये थ्योरी 1 और थ्योरी 2 को मैं पॉइंट आउट ना कर सकूं, लेकिन यहाँ ये है कि आपने, यहाँ मेरा ख्याल ये ज़्यादा वाज़ेह है कि एक्सपेरिमेंट है। अगर आपने वो सर्किट एनालिसिस या इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ आप थ्योरी अज्यूम करेंगे कि जो कि आपको बताएगी कि एमीटर आपका ठीक है, ठीक काम करता है, ठीक है, और आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एमीटर उस जिसको थ्योरी को अज्यूम किया था उसको मानकर आपने एमीटर सर्किट बना लिया हमारा, लेकिन आप जिसको टेस्ट कर रहे हैं वो कोई और थ्योरी है, ठीक है। अब एमीटर, अब आपने सर्किट बना लिया, अब अभी जो एमीटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या आपने जिस थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं कि उससे पूछकर, एमीटर उससे पूछकर डिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा? उसने कहा नहीं, एमीटर ने अगर डिफ्लेक्ट करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। ये हमारी जो थ्योरी को जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उसने पूछकर एमीटर ने डिफ्लेक्शन या नहीं करनी, तो इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ, अगर जो थ्योरी को हम टेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो थ्योरी हमारी ऑब्जर्वेशन को भी हाथ पकड़कर जो है ना वो डिक्टेट करा देती है। इस मामले में अगर जो ऑब्जर्वेशन होना है वो होना है, और थ्योरी अगर उसके खिलाफ है, एक अगर रिपोर्ट होगी ना, ये बात है वो कून की जो बात है, थॉमस कून की, वो बात है इस हद तक तो मेरा ख्याल माननी चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, सारी बातें थोड़ी खिलाफत से कर सकती है कि ये बात नहीं होता कि एक अगर फॉर एग्जाम्पल एमीटर की एक रीडिंग खिलाफ आ गई तो आप उसी दिन थ्योरी को रिजेक्ट कर देंगे। आप जाहिर है कि ये सारी बातें, इसलिए मैंने से इख्तलाफी मानना नहीं है, लेकिन बात मुझे मैं ख्याल है मुझे इतनी बात तो मुझे भी और हर एक को मानना होगी कि अगर ऐसी बात होगी तो ये ज़रूर कहा जाएगा कि अपने ऑब्जर्वेशन को आप दोबारा चेक करें, और फिर जिनको एतराज़ात हो वो कहेंगे आपने हो सकता है मतलब गलत निकालना हो। और ये भी मुमकिन है कि कून की बात इस लिहाज से ठीक हो कि ये थॉमस कून की, कि ये चेकिंग और एतराज़ात और ये कहना कि आपने गलत मतलब निकाला है और ये हो रहा है, ये प्रोसेस हो सकता है कई सालों ले ले, और वो इस तरीके से कई सालों, और फिर उसके बाद ऐसे होगा जिस तरीके से कोई सियासी इनकलाब होता है ना, वो कई सालों तक दोनों राय चलती रहती हैं और आखिरकार को एक साइड जी जाती है। तो ठीक है, अमलन ये होता है। इस मामले में ये क्वीन को छोड़े, कम कम थॉमस कून की ये जो बात है वो मानते हैं, लेकिन मेरा बुनियादी पर कहना यह है कि अगर होता है ऐसा तो बहरहाल इसे ये होना, इसे कोशिश जारी रखनी चाहिए। ये थॉमस कून ने जो बातें पॉइंट आउट की हैं, बहरहाल लॉजिकली ख़राबियाँ हैं, अगर साइंस में ये ख़राबियाँ हैं तो कम से कम अपने स्टैंडर्ड को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। वो अलग बात है कि अमली मुश्किलात जो इन लोगों ने बताई पोस्ट मॉडर्न ने, उनका इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये आइडियल कभी भी हासिल करना मुमकिन नहीं होगा कि हमारी ये जो मसले हैं जो कि इस वीडियो में थे उनको आप ख़त्म कर सकें, लेकिन बार ख़त्म करने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए, तभी इल्म तरक्की करेगा
और तभी साइंस तरक्की करेगी। और ये बातें मेरे ख्याल में पूरे इल्म के बारे में भी कह सकता हूँ कि इख्तलाफ राय अगर है तो इस पर खुश होकर बैठ जाना नहीं चाहिए कि इख्तलाफ राय हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है। किसी भी किस्म का इख्तलाफ राय है तो उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इंसानों के अंदर कुछ ना कुछ डायलॉग हो सकता है, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मगन रहे, इस पर कम कम खुश नहीं होना चाहिए, कोशिशें जारी रखनी चाहिए। ठीक है, और अब ये जो कंक्लूजन है वो आप खुद पढ़ लें रोक कर। तो मैं या